यह प्रोविजन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अप्लाई होगा या बिजनेस एक्सपेंडिचर पर? यह प्रोविजन बिजनेस एक्सपेंसेस भी ही एप्लीकेबल होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नहीं होगा। बिजनेस एक्सपेंसेस मतलब कि वह एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुए हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एसेट परचेज करिए, फॉर एग्जांपल कोई आपने फिक्स एसेट परचेज करी है या कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा है। क्या इंटरेस्ट का पेमेंट भी इस प्रोविजन में कवर होता है? बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करने पर यह प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। यह प्रोविजन क्या माइक्रो, स्मॉल या मीडियम तीनों इंटरप्राइजेस को कवर करता है? यह प्रोविजन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन यह प्रोविजन मीडियम इंटरप्राइज को कवर नहीं करेगा। एज पर एमएसएमई एक्ट हम क्रेडिटर को कितने दिनों में पेमेंट कर सकते हैं? यदि आपके और क्रेडिटर के बीच रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज की डेट से 15 डेज में आपको पेमेंट करना रहेगा। और यदि रिटर्न एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अनुसार ड्यू डेट या एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज की डेट से 45 डेज में जो भी पहले डेट आ रही हो वह आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। यदि हमने क्रेडिटर से उसका एमएसएमई सर्टिफिकेट मांगा और उन्होंने या तो नहीं दिया या कन्वे नहीं कर पाए मैसेज को, तो हमारे लिए वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? एट प्रेजेंट एमएसएमई का स्टेटस चेक करने के लिए कोई टूल अवेलेबल नहीं है। अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से ही आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्या एक बिजनेसमैन के 4 अलग अलग बिजनेस है बट उसका पेन नंबर सेम है, तो क्या उसे चारों बिजनेस के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट लेना होगा? नहीं, एमएसएमई सर्टिफिकेट पैन वाइज ही मिलेगा, क्योंकि सभी बिजनेसेस का टर्नओवर ऐड करने के बाद ही स्टेटस चेक किया जाता है। जब भी हमको कुछ पेमेंट करना है तो उसकी ड्यू डेट बिल डेट से काउंट की जाएगी या जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ या सर्विस रिसीव हुआ उस दिन से काउंट की जाएगी? गुड्स के केस में डिलीवरी की डेट से, सर्विस के केस में सर्विस रिसीव की डेट से पेमेंट की ड्यू डेट को फाइंड आउट किया जाएगा। यह प्रोविजन क्या प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी या कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन पर एप्लीकेबल होगा? यह प्रोविजन सभी कैटेगरी ऑफ पर्सन पर एप्लीकेबल होगा, चाहे आपका स्टेटस जो भी हो, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म या कंपनी। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यदि आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन, आप पर यह प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अगर क्रेडिटर के लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो क्या उस पर यह प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? यह प्रोविजन 1 अप्रैल 2023 के बाद वाले ट्रांजेक्शन पर अप्लाई होगा। कौन सी कैटेगरी के पेमेंट के केस में यह प्रोविजन अप्लाई होगा? सेक्शन 43B(H) के अनुसार आपको क्रेडिटर की किन बातों का ध्यान रखना है, हम उनको पॉइंट वाइज लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है तो आपको सेकंड स्टेज देखना है कि वो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस से बिलोंग करते हैं। तीसरी स्टेज आपको देखनी है वो माइक्रो है या स्मॉल है। इसका मतलब कि अगर वो ट्रेडर है तो रूल से बाहर हो गए, और मैन्युफैक्चरर और ट्रेड सर्विस इंडस्ट्री भी है लेकिन वो मीडियम में तो भी रूल से बाहर हो गए। क्या एमएसएमई का स्टेटस जानने के लिए सेलर से हम सेल्फ डिक्लेरेशन या उसके मेल आईडी पर हमें कंफर्मेशन ले सकते हैं या फिर उसका सर्टिफिकेट लेना हमें कंपलसरी होगा? केवल एमएसएमई सर्टिफिकेट के द्वारा ही क्रेडिटर का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वह मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, और साथ ही माइक्रो या स्मॉल कैटेगरी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर मेरा रिटर्न प्रिजम्पटिव इनकम के अंतर्गत रिटर्न फाइल करता हूं, जैसे 44AD सेक्शन में या ADA सेक्शन में या AE सेक्शन में, तो क्या मुझे भी 43B(H) के रूल का ध्यान रखना है? अभी तक ये बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यू है। यहाँ पर अभी तक 2 ओपिनियन आ रहे हैं। एक ओपिनियन ये बोल रहा है कि 43B(H) जो सेक्शन है वो प्रिजम्पटिव इनकम वाले रिटर्न फाइलिंग पर भी एप्लीकेबल होगा, और एक ओपिनियन के अनुसार यह सेक्शन प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस पर जो रिटर्न फाइल करते हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लॉ लेजेंड्स का ओपिनियन है कि ये 43B(H) जो सेक्शन है एक ओवरराइडिंग सेक्शन है जो कि 44AD को ओवरराइड करता है। मतलब यहाँ पर यह सेक्शन 44AD से बढ़कर है। इसलिए हमारा ओपिनियन है कि यदि आप प्रिजम्पटिव इनकम पर अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको यह सेक्शन जो कि 43B(H) है, जो कि एमएसएमई से रिलेटेड है, उस सेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए। यदि सेलर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों का काम करता है तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे कि वो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर एज पर एमएसएमई एक्ट? केवल एमएसएमई सर्टिफिकेट के द्वारा ही हम चेक कर सकते हैं कि क्रेडिटर ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर। यदि गुड्स या सर्विस रिसीव तो हो गया लेकिन उसमें कुछ ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो कितने दिनों की हमें लिमिट है कि हम उतने दिनों के अंदर हमको ऑब्जेक्शन रेज करना जरूरी है? गुड्स और सर्विस रिसीव होने से 15 डेज के अंदर अगर ऑब्जेक्शन है तो रेज करना होगा। अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है तो उस केस में ऑब्जेक्शन क्लियरिंग की डेट से
45 डेज या 15 डेज कैलकुलेट किए जाएंगे। आफ्टर 15 डेज आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं। गुड्स और सर्विस रिसीव होने पर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस केस में गुड्स और सर्विस रिसीव करने की डेट से ही 45 डेज या 15 डेज कैलकुलेट किए जाएंगे। अब यदि बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट है जो कि 3 महीने का है, लेकिन एक तो बोलता है एमएसएमई एक्ट की 15 दिन या 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है, तो इस पर रूल क्या एप्लीकेबल होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एग्रीमेंट में 3 महीने लिखा है या 4 महीने। गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको एमएसएमई के जो भी पेमेंट्स हैं वो आपको मैक्सिमम 45 डेज में खत्म करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में उससे ज़्यादा लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उससे कम लिखा है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में 30 डेज का पेमेंट लिखा है, तो फिर आपको 30 डेज में पेमेंट करना है। तो या कोई भी चीज़ पहले हो जाए, या 45 डेज हो जाए या जो भी डेट है वो पहले आ जाए, तो तभी आपको पेमेंट करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस साल आपका पेमेंट होगा उसी साल आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 31 मार्च का कोई सा बिल है और उसका ड्यू डेट आ रही है आपकी 15 मई की, लेकिन आपने पेमेंट विथिन ड्यू डेट कर दिया, लेकिन पेमेंट हुआ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो क्या डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मिलेगी या 24-25 में? जी बिल्कुल, 31 मार्च या उससे पहले के इनवॉइस का पेमेंट आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, बट विद इन ड्यू डेट करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यदि पेमेंट आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं बट ड्यू डेट के बाद करते हैं, तो वह फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो एक्सपेंस है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उसका डिडक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिलेगा। क्रेडिटर के बिल का पेमेंट कुछ इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, कुछ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? जिस साल जितना पेमेंट किया है उतना एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा, जितना पे नहीं किया है उतना एक्सपेंडिचर आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। क्या जेवी के थ्रू किसी इनवॉइस का पेमेंट हम यदि एडजस्ट करते हैं तो क्या उसे भी पेमेंट मान लिया जाएगा? यदि सेम पार्टी से बाय एंड सेल दोनों हुआ है तो क्रॉस एडजस्टमेंट एंट्री को भी पेमेंट मान लिया जाएगा, लेकिन यदि अलग अलग पार्टी से क्रॉस एडजस्टमेंट हुआ है तो पेमेंट नहीं माना जाएगा। क्या यह रूल क्रेडिटर के हर बिल पर लगता है या फिर जो 31 मार्च में पेंडिंग रह जाते बिल केवल उन पर लगता है? यह रूल सभी इनवॉइस पर अप्लाई होगा, पर डिडक्शन आपको उस ईयर में मिलेगी जिस ईयर में आपने एक्चुअल पेमेंट किया है। यह प्रोविजन सेलर पर अप्लाई होगा या बायर पर? मतलब इस प्रोविजन को ध्यान रखते समय आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से? सेक्शन 43BH हमेशा बाय करने वाले ट्रांजैक्शन पर अप्लाई होगा। मतलब जब भी आप कोई गुड्स परचेस करेंगे या कोई भी सर्विस अवेल करेंगे, उस केस में आपको प्रोविजन को ध्यान में रखना है। एक सरल भाषा में आपको सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर आपको कोई प्रोविजन को ध्यान में नहीं रखना है।